Yes, please. Good morning, everyone. So, in the previous part, हम लोगों ने कंपनी लॉ के अंदर एक नया टॉपिक डिस्कस किया जो मई 24 के अंदर आपके पास एडिशनल टॉपिक डाला गया था, दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बट सर, दो ही लेक्चर्स के अंदर वो टॉपिक आप लोगों का वाइंड अप हो गया, एंड जिसका बेस अगर देखा जाए, लेक्चर नंबर 1 अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट था देन दैट ऑफ लेक्चर नंबर 2, बिकॉज लेक्चर नंबर 2 में तो मोस्टली लैंग्वेज आपने क्या पढ़ी थी कि जो कंपनीज एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस एक नॉर्मल इंडियन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, वही सेम फॉरेन कंपनी के ऊपर भी क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। ज्यादातर चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज को लेकर काफी सेक्शंस तो आपके रेपिटेशन मिले ही मिले। क्लियर? सो बेसिकली वैसे ही एक नया टॉपिक, एक नया एडिशनल यहाँ पे जो मई 24 के अंदर आपके सिलेबस में डाला गया है, दैट इज आपके फाउंडेशन का ही रेपिटेटिव टॉपिक निकाल कर इंटर के सिलेबस में मई 24 में एड ऑन कर दिया गया बाय द वर्ड कॉल्ड एज एलएल। बट सर, कुछ पार्ट थोड़ा सा एलएलपी को एक्सटेंड किया गया है जो पहले फाउंडेशन लेवल पे आपने नहीं डिस्कस किया होगा, या मे बी थोड़ा बहुत अमेंडमेंट के पार्ट पे आपके पास आया होगा। क्लियर? बट मेरी एज अ ड्यूटी बनती है कि नॉर्मली क्योंकि कोई मे बी फाउंडेशन बैकग्राउंड होगा या मे बी कोई ग्रेजुएशन आप में से बैकग्राउंड होंगे, तो हम लोग ये टॉपिक कोई बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक नहीं है, कोशिश करेंगे वही 3 लेक्चर्स के अंदर इसको वाइंड अप करने की। क्लियर? क्योंकि बहुत सारा कंटेंट बड़ा एक सिंपल पिच पे है। एक्चुअली एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है क्या सर, आपके पास जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, अगर स्टार्टिंग से नॉर्मली बात की जाए फ्रॉम द एंशियंट टाइम, या तो चलता था सोल प्रोप्राइटरी जो आज भी है। क्लियर? या मोस्टली एसोसिएशन ऑफ पर्सन में दो मेन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलती थी, वन इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। क्लियर? एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज कंपनी। अब पॉइंट इज दैट कि हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है ना। अब कोई पर्सन में भी पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्टेड हो सकता है, या कोई पर्सन में भी कंपनी बनाकर भी काम करना पसंद करते हैं, बट द सबके अपने अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अगर एक मेनली हल्की सी इंट्रोडक्शन में नॉर्मली बात की जाए कि सर आपने ये एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म, इसको मैं वर्ड क्या यूज करूंगा कि आपने एक ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों प्रोवाइड करी, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट जो पहले 2 पेजेस पे यहां पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। कि पहले तो इंपॉर्टेंस बताओ क्यों 2008 के अंदर एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई बाय द कॉल्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब एक तरफ वर्ड आप यूज कर रहे हैं पार्टनरशिप, और दूसरी तरफ लायबिलिटी भी क्या बोल रहे हैं, लिमिटेड। हमने तो ये पढ़ा था कि पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। एंड सर, पार्टनरशिप अपने आप में किसी बॉडी कॉर्पोरेट की तरह वर्क नहीं करती। पार्टनरशिप अपने आप में एक पर्सन की डेफिनेशन में कवर नहीं होती। तो सर, एक तरफ पार्टनरशिप वर्ड बोलना और एक तरफ लायबिलिटी लिमिटेड करना, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो हमने सर इस एलएलपी के अंदर जो एक ऑल्टरनेट तैयार करा, एक डिफरेंट वेंचर हमने जो रेडी किया, दैट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ बोथ, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड। क्लियर? जो कि सर पार्टनरशिप की तरह भी काम करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रखेगा इंटरनल स्ट्रक्चर को गवर्न करने का। अब कितनी बड़ी मौज है, किसी भी तरह की टर्म्स कंडीशन अगर आप लोगों ने बनानी है, एक स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट बनाओ, जो मर्जी टर्म्स कंडीशन रखो। अब कितनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी किसने प्रोवाइड करी, पार्टनरशिप ने। कि सर हम नहीं कहेंगे कंपनी की तरह एमओए ऐसा हो वैसा हो, या आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसी प्रोविजन हो। उन्होंने तो अपने मॉडल आर्टिकल्स तक भी प्रोवाइड करे थे, मॉडल फॉर्म्स तक भी प्रोवाइड करे थे, टेबल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब सर आपका तो बिल्कुल हूबहू जो भी पर्टिकुलर आपके एमओए एंड एओए हैं वो सेम होने चाहिए जो कंपनीज एक्ट के आर्टिकल्स में, कंपनीज एक्ट के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में मॉडल्स गिवन है। वहां तो बंदिश है, वहां तो आप अपनी मन मर्जी कर ही नहीं पाओगे। उल्टा ये भी लिखा गया था कि आर्टिकल्स में वो सारी प्रोविजन तो होंगी ही होंगी जो हमारे मॉडल आर्टिकल्स में। एडिशन जो मर्जी कर लो, एडिशन जो मर्जी कर लो, और कभी भी तुम्हारी जो प्रोविजन है, कोई एमओए
या एओए, वो कंपनीज एक्ट को तो ओवरराइड कर ही नहीं पाएगी। अब मैं सर कहाँ जाऊं, मेरे को यही नहीं समझ आ रहा कि पार्टनरशिप अपने आप में क्या रखता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। और सबसे बड़ा खतरा अनलिमिटेड लायबिलिटी होने के कारण दोनों तीनों जितने भी पार्टनर्स हैं, है तो एओपी ये भी है कंपनी भी एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सिंगल पर्सन तो नहीं बना पाएगा ना, एक्सेप्ट ओपीसी, वो एक अलग कंसेप्ट है। नॉर्मली कंपनी की थीम भी किसके ऊपर बेस करती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और पार्टनरशिप भी किसके ऊपर है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बट फर्क ये है ना, पार्टनरशिप में लायबिलिटी आपकी क्या होती है, अनलिमिटेड, और कंपनी में लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। उसका मेन कारण क्या है सर, पार्टनरशिप में द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप जो माना जाता है, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। कि सर मैं अकेला इस फर्म को भी एंड फर्म के पार्टनर्स को भी क्या कर सकता हूं, बाइंड कर सकता हूं, और फर्म के द्वारा और पार्टनर्स के द्वारा मैं बाइंड हो सकता हूं। तो नॉर्मली सर हमारे बीच में तो म्यूचुअल एजेंसी है। कल को लेट इट भी मैंने गलत काम करा तो भी सब पे आएगा, सबने गलत काम करा तो मेरे पे भी आएगा। इसीलिए हम पार्टनर्स के बीच में लायबिलिटी का कोई भी एक्सटेंट डिसाइडेड नहीं था। कोई भी लायबिलिटी जो किसके नाम पे आई, फर्म के नाम पे आई, फर्म मींस पार्टनर्स। और ये नहीं पता था, ये भी नहीं पता था कि जितना कैपिटल तुमने कंट्रीब्यूट करा है वो तो जाएगा ही जाएगा। मन करे आपको प्राइवेट अपने घर से भी कुछ ना कुछ पर्टिकुलरली एसेट्स लेके आनी पड़े या प्रॉपर्टी लेकर आनी पड़े, बट फर्म की लायबिलिटी पे आउट होगी ही होगी। अब ये तो बड़ा रिस्की पोजीशन था। अब मैं कल को कहूं जी मान लो गलती किसी ने करी, कल को पार्टनरशिप में कोई मान लो गलत एक्टिविटी हुई जिसके कारण लॉस हैपन हुआ, बट लॉस तो मेरे पे भी आएगा, लॉस तो मेरी कैपिटल में से भी कट होगा। मेरा कंट्रीब्यूशन तो तुमने पकड़ के क्या कर दिया, डेड कर दिया, और ऊपर से अनलिमिटेड लायबल कर दिया। ये भी नहीं पता मन करे घर से और पैसे लेके आने पड़े। मैं कहा सर ये तो बड़ा रिस्की काम है। और क्योंकि पहले ठीक है चलता था पार्टनरशिप, आज भी चलती है, बट आज कहाँ चलती हैं ये पार्टनरशिप, पुरानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली आज भी कहाँ चलती हैं, जहां पे पार्टनर्स के बीच में बहुत ज्यादा फेथ है। और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक ही चीज नहीं है, फेथ, जिसके कारण लोगों ने पार्टनरशिप से हटना शुरू कर दिया। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं, किसी की गारंटी कैसे ले लूं? क्या पता कल को कोई एक्टिविटी गलत कर दे फर्म के नाम पे, लायबल तो मैं भी हो जाऊंगा। थर्ड आपस में जो मर्जी निपटारा करें, थर्ड पार्टी तो पकड़ के किसके किस पे केस करेगी, फर्म पे करेगी, और फर्म में मैं भी पार्टनर हूं। मैं कहा जी तो ये सिस्टम सही नहीं है, मैं नहीं करना चाहता इस तरह से काम। आप कंपनी बना लो, कंपनी बना के काम कर लेते हैं। सुना है कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। मैं कहा हाँ सर फीचर तो है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है, कंपनी अपने नाम पे बैंक अकाउंट, कंपनी अपने नाम पे एसेट्स कॉन्ट्रैक्ट्स सब कुछ कर सकती है, कंपनी स्यू कर सकती है, स्यू हो सकती है। मैं कहा सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर करें क्या सर, कंपनी के केस में ट्रांसपेरेंसी बहुत है। हर छोटी छोटी बात का आरओसी के पास लेटर लेके पहुंचना पड़ता है। कोई बात हो जाए 1 मिनट से पहले ये फलाना फॉर्म आरओसी के पास। अब कंप्लायंस बहुत है, और कंपनी का ऑडिट भी मैंडेटरी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी लगानी पड़ेंगी। फर्म के केस में क्या है ही नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी है सर, समझे ना? तो हर चीज के अपने आप में क्या निकले, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सर इधर इधर पार्टनरशिप में कॉस्ट तो अपने आप में है ही नहीं, कॉस्ट तो मान के चलो है ही नहीं कि, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ किस बात को लेकर, कोई कंप्लायंसेस को लेकर। और पार्टनरशिप एक्ट तो ये नहीं कहता कि तुम रजिस्ट्रेशन करवाओ, वो तो ये भी क्या कहता है कि रजिस्ट्रेशन क्या ऑप्शनल है, करवानी होगी तो करवा लोगे, नहीं करवानी तो ना करवाओ। बट मैं क्या लगा दूंगा, कुछ डिसेबिलिटीज लगा दूंगा जिसके कारण तुम मेरे पास आओगे ये फर्म क्या करवाने, रजिस्टर्ड करवाने। अब जिनका एक्ट इतना केयरलेस है, यहाँ पे कॉस्ट किस बात की होगी, कोई कॉस्ट नहीं है। और तभी ये सब लाला टाइप बंदे जितने भी हैं, ये क्या बना के राजी हैं, क्यों एंट्रियां घुमानी है, रजिस्ट्रार के पास कोई डॉक्यूमेंट जाना नहीं, इनकम टैक्स में जो जाएगा हम देखेंगे, कोई बात नहीं। कोई ट्रांसपेरेंसी तो नहीं लीक हो रही, जगह जगह तो नहीं डॉक्यूमेंट्स आ रहे, जगह जगह तो नहीं हमारे कागज दर्ज हो रहे। बट इधर उसी चीज का क्या था, पंगा।
इधर किस चीज का पंगा है सर? हर माइनर से माइनर चीज आपकी कहाँ दर्ज होगी? तो रजिस्ट्रार के पास जाएगी। कब शेयर इशू करे, क्या सीन हुआ, कब अलॉटमेंट हुई, कल को कोई चेंजेस हुई, डायरेक्टर कौन है, हर तरह का प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया कंपनीज एक्ट में गिवन है एंड सेक्शन का कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा। मैं क्या, फिर जिससे कंप्लायंस करवाओगे वो कौन सा फ्री में करेगा? प्रॉपर बुक्स भी बनेंगी, एफएस भी बनेंगी, एफएस का ऑडिट भी होगा, ऑडिटर भी अपॉइंट करना पड़ेगा, एंड जो ये सारे कंप्लायंसेस करेगा, मन करे सीएस भी रखना पड़े। इधर सर खर्चे बहुत है। प्राइवेट कंपनी तो फिर भी चलो ठीक है, पब्लिक कंपनी के तो नजायज खर्चे हैं सर। क्यों? कंप्लायंसेस ही दुनिया भर के एप्लीकेबल हो जाते हैं, और ऊपर से अगर तुम लिस्टेड बोल दिए फिर तो छोड़ दो परे। सैबी के कंप्लायंस, फैमा के कंप्लायंस, पता नहीं क्या कुछ नहीं आपके ऊपर एक्टिव हो जाएगा। मैं क्या सर, मैं तो दोनों जगह फंस गया। ना मैं पार्टनरशिप जो रहा, ना मैं कंपनी की ओर जाना चाहता हूँ। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों का मिक्सचर सा कोई मिल जाए, मतलब जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए पार्टनरशिप की तरह, एंड गवर्नेंस मिल जाए रिगार्डिंग द कंपनी की तरह, कि विद फ्यू कंप्लायंसेस, विद वेरी फ्यू कंप्लायंसेस एट अ लो कंप्लायंस कॉस्ट, एक वर्ड चलेगा, वेरी लो कंप्लायंस कॉस्ट पे, क्या कोई सिस्टम बन नहीं सकता कि जो इन दोनों को एक मिक्सचर कंटेन करता हो? देन ये नीड अराइज हुई कि आपको एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, एक नया टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जनता को देना पड़ेगा, कि आप लोग अगर पार्टनरशिप नहीं बनानी या अगर लॉट ऑफ कंप्लायंसेस में नहीं जाना, तो आप ऐसे करिए, एक एलएलपी बनाकर क्या कर लीजिए, काम कर लीजिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यहाँ पे सबसे पहले तो पर्टिकुलरली इसका ओवरव्यू अगर देखें, लॉट ऑफ टॉपिक्स आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सर, इनकॉर्पोरेशन से लेकर वाइंडिंग अप तक। क्लियर? लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर से लेकर लाइबिलिटी ऑफ द एलएलपी तक, बहुत सारी डिस्कशंस हमारी इसके रिगार्डिंग होने वाली है। क्लियर? और अच्छी बात यह है, जो फाउंडेशन पे शायद आपने अमेंडमेंट सुनी होंगी, या इवन यही सेम लेक्चर पर्टिकुलरली मैंने फाउंडेशन वालों को भी मे बी मैं यही प्रोवाइड कर दूं कि रिवीजन के तौर पे एक नए कंपनी जो एलएलपी एक्ट नए मॉड्यूल में गिवन है, कि उसी के अकॉर्डिंग आप लोग एक बार सीखें, उसको लर्न करें, तो दैट विल बी फाइन। तो मतलब सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ 90% जो आपने पढ़ा हुआ है वही है, कोई चेंजेस नहीं। जो फाउंडेशन में पढ़ा होगा वही सेम कॉन्सेप्ट आपका किसमें है, पर्टिकुलरली सेम है। एक्सेप्शनली 10% कंटेंट इन्होंने थोड़ा क्या कर दिया, एनलार्ज कर दिया, क्योंकि फाउंडेशन से हटाकर इसको किसमें लेकर आ रहे हैं, इंटर में। बट जैसा देखा गया वही फाउंडेशन में बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट आपकी अटेम्प्ट के ऊपर क्या हो रहे हैं, एप्लीकेबल हो रहे हैं। क्लियर? सो बेसिकली पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में 4 to 5 पेजेस तो हमारे क्या चलेंगे सर, डेफिनेशंस। क्लियर? कि डेफिनेशंस क्लियर करो, कौन कौन से मेन मेन वर्ड इसमें आप लोग चलाने वाले हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। क्लियर? एंड देन मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द इनकॉर्पोरेशन। तो सर इनकॉर्पोरेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या प्रोसीजर होगा, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का सीन क्या होगा। क्लियर? पार्टनरशिप एंड देयर वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिलेशंस। कि सर ये मतलब रिलेशन क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पार्टनरशिप में तो क्या कहा था कि वहां म्यूचुअल एजेंसी होती है, क्या यहां भी किसी तरह की म्यूचुअल एजेंसी है? नो, देयर इज क्लियरली क्लियरली वर्ड क्या लिखा हुआ है, नो म्यूचुअल एजेंसी। सर जी नो म्यूचुअल एजेंसी लिखा हुआ है, तभी लाइबिलिटी आप लोगों की क्या है, लिमिटेड। अगर यहां भी म्यूचुअल एजेंसी होती, तुम तो फिर दोबारा किस पे चले गए, बैक टू बेसिक्स, वही लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फिर फायदा क्या हुआ? मेरा रिश्ता सिर्फ किससे है, एलएलपी से, और एलएलपी का मेरे से। बट हमारा आपस में पार्टनर्स का कोई भी, जिसको वर्ड बोलते हैं इंटर से, कंपनी में भी वर्ड आपने पढ़ा था, मेंबर्स आर नॉट लाइबल टू मेंबर्स, इंटर से आपस में कोई लेना देना नहीं। किसी मेंबर पे अगर तुमने कोई बात करनी भी है तो वाया कंपनी आपको जाना पड़ेगा, सेम सीन यहां पे। सो आई एम ओनली द एजेंट ऑफ एलएलपी। क्लियर? मैं सिर्फ और सिर्फ एजेंट किसका हूं, एलएलपी का एजेंट हूं, मैं पार्टनर्स का एजेंट नहीं। जो पार्टनरशिप में उल्टा वर्ड बोलते थे कि मैं पार्टनर्स का भी एंड फर्म का भी, मैं दोनों का ही क्या था, एजेंट। बट यहां ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। थैंक्स टू दिस अगर ये लिखा हुआ है तभी आप लाइबिलिटी क्या बोल पा रहे हो, लिमिटेड बोल पा रहे हो। पढ़िए नेक्स्ट इज द मेन। अब यहां पे आता है आपका कंप्लायंस।
जिसमें हम थोड़ा सा कंपनी की ओर जा रहे हैं। कैसे सर, यहाँ पे ना कुछ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स हैं जो अल्टीमेटली, जैसे कंपनी से जैसे हम क्या फाइल करवाते हैं, एक एनुअल फाइलिंग हर साल, आप पे भी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट हम देंगे। हाँ, बट इतना पता है कंपनी की तरह हार्ड नहीं होंगे, कंप्लायंस बड़े कम रखेंगे, बट करवाएंगे जो। अब इन शॉर्ट मैं तुझे यही बता देता हूं कि उन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में ना सर दो फॉर्म जाते हैं, फॉर्म 8 एंड 11। एलएलपी के दो ही हैं, सिर्फ दो। हर साल ये दो फॉर्म जाएंगे ही जाएंगे। एक है एनुअल रिटर्न, एक है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, एसएएस। क्लियर? तो वो जब टॉपिक आपके पास आएगा बड़ा डिटेल्ड वे से आप इसको रीड आउट करेंगे। बहुत ही लाइटर टॉपिक है। जैसे आपने कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया किया, सेम ये भी कोई बहुत टाइम आपका लेने वाला नहीं। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज, अब सर इनकॉर्पोरेशन की बात हुई है तो कल को अगर मान लो डिसॉल्व करना पड़ा, वाइंड अप करना पड़ा, अब जिसका जन्म ही बाय लॉ हुआ है, तो नेचुरली उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म भी किसके होगी? बाय आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लियर? नेक्स्ट इज सर डिफरेंसेस विद, क्या लिखा हुआ है? अदर फॉर्म, बच्चों वाले कॉन्सेप्ट। एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या फर्क है? एलएलपी और एलएलसी में, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या फर्क है? वो तुम्हारे लास्ट टॉपिक्स में कवर होगा। बट नेक्स्ट इज इन बिटवीन, फिर उनका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल लॉट ऑफ टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो चीज नहीं होगी मैं पहले ही आपको टिक करवा दूंगा कि ये कंटेंट आपके इंटर के सिलेबस में एक नया इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर? सो इसीलिए विदाउट वेटिंग फॉर द पब्लिशर बुक, इसको डायरेक्टली कहां से टेकअप कर रहे हैं? मॉड्यूल से तो बाहर नहीं होने वाला। एंड अगर लेट इट बी, तब तक तो बुक आ जाएगी आपके अटेम्प्ट से तो बहुत पहले ही, मे बी विद इन 1 मंथ अगर नई बुक आती भी है, कुछ एक्स्ट्रा अगर मिलता भी है, क्लियर, तो बाय द वे ऑफ नोट्स आपको लग से यहीं पे नोट डाउन, कोई सेक्शन, कोई पॉइंट, कोई एग्जांपल अगर अच्छी लगी, बट एट वंस हमें ये टॉपिक्स क्लोज करने पड़ेंगे। क्लियर? चलिए सबसे पहले सर स्टार्ट करते हैं जी इंट्रोडक्शन पार्ट। पढ़िए। द मिनिस्ट्री ऑफ, यस प्लीज। Law and Justice on 9 January 2009 notified the Limited Liability Partnership Act 2008. 2008, yes. Thus, the Parliament passed the LLP bill on 12th December 2008, and I think so. इससे पहले आपको लॉ का स्ट्रक्चर तो क्लियर होना चाहिए इंट्रो टू लॉ में, कि सर ये डायरेक्टली एक्ट नहीं बनते, पहले ये प्रपोज्ड बिल होते हैं। पार्लियामेंट में बोथ हाउसेस के आगे इसकी डिस्कशन होती है, अप्रूवल्स होती हैं, देन वो बोथ हाउसेस के द्वारा पास्ड किया जाता है। पास्ड होने के बाद देन इट सेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गेट असेंट ऑन इट। एंड फाइनली अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर अपनी असेंट दे देते हैं, देन वो बिल अपने आप में किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्ट में। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लैंड। क्लियर? पढ़िए। सो 12 दिसंबर 2008 को, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज असेंटेड ऑन द बिल ऑन 7th जनवरी 2009 एंड कॉल्ड एज, तब से ये क्या बनने लग गया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। क्लियर? एंड सर इट इज एप्लीकेबल टू क्या लिखा हुआ है? होल ऑफ इंडिया। लेटेस्ट वाले तो सारे ऑल ओवर इंडिया पे ही एप्लीकेबल है। वो पहले थे कोई एक्ट जहां पे लिखा होता था एक्सेप्ट जे एंड के, अब तो मैक्सिमम वहां भी सिस्टम सब हटा दिए, वहां पे भी अब वर्ड क्या कर दिया कि सर होल ऑफ इंडिया, सब जगह एप्लीकेबल होगा ये। क्लियर? यस, दिस एक्ट हैज बीन, हाँ जी, enacted to make provisions for the formation and regulation of LLP and for matters connected there or incidental thereto. इस एक्ट को बनाने का मोटिव क्या? किसी भी एक्ट को बनाने का मोटिव क्या होगा ये बताओ? उसमें दी गई बेनिफिट्स, दी गए कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज को रेगुलेट करना, उनके रिगार्डिंग रूल्स प्रोवाइड करना, एंड कोई भी मैटर जो इंसिडेंटल देयर टू होंगे उनके साथ डील करना, यही तो आपका मोटिव होगा। अब आपने एलएलपी एक्ट बनाया तो नेचुरली ये एलएलपी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया हो ना, कि एलएलपी बनाई कैसे जाएगी, एलएलपी को रेगुलेट कैसे किया जाएगा, तो वो सारी प्रोविजंस एंड द मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, इन सारी थिंग्स में कवर होने वाले हैं। नेक्स्ट इज द एलएलपी एक्ट, हाँ जी, 2008 has 81 sections, of which section 81 is now omitted with effect from 1st April 2022. एंड फॉर क्या लिखा हुआ है? स्टडीज। वही बात है सर, आईसीआई मॉड्यूल है, थोड़ा एक्स्ट्रा तो लिखेगा ही लिखेगा। तो इसीलिए कभी कभी ना आईसीआई की बुक फॉलो करना हमें डिफरेंट लगता है, क्योंकि इसमें मटेरियल काफी थोड़ा इलेबोरेट ज्यादा ही कर देते हैं। और जो पब्लिशर की बुक्स होती हैं उसमें बस यही फायदा होता है कि वो टू दी पॉइंट बात करते हैं। क्लियर? बट
क्या कर सकते हैं जी, क्लियर। 4 शेड्यूल हैं जी और 81 सेक्शन है, और 81 सेक्शन अभी क्या कर दिया गया है, ओमिट कर दिया। कुछ बहुत बड़ा नहीं है, कंपनीज एक्ट तो बहुत बड़ा है, कंपनीज एक्ट के तो सेक्शन ही 400-500 तक जाते हैं नॉर्मली, इसके तो है ही कुछ नहीं। 81 सेक्शन, 81 भी नहीं, टोटल कितने हुए, 80, क्लियर। यस, द फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद दी, क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ क्या लिखा हुआ है, फॉर्मल एग्रीमेंट अमंगस्ट देम। मतलब सर, अगर पार्टनर्स के बीच में, अगर एलएलपी के पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, बाय द कॉल्ड एज एलएलपी एग्रीमेंट, जो मेन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में माना जाता है। सर अगर आपका राइटिंग में ऐसा कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो चिंता मत करिए, जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी वो एज पर गिवन इन द फर्स्ट शेड्यूल आपके ऊपर क्या हो जाएंगी, एप्लीकेबल हो जाएंगी। जैसे बहुत केसेस में होता नहीं कि मान लो एलएलपी एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट दैट पॉइंट, फिर उस केस में राइट्स एंड ड्यूटीज कौन डिसाइड करेगा, मैं कहता हूँ जी हमारे बीच में तो तय हुआ ही नहीं, तय नहीं हुआ, बट एक्ट में स्केड्यूल तो गिवन है ना, वो स्केड्यूल आपको क्या बताता है, म्यूचुअल राइट्स एंड, तो वो चीज उस स्केड्यूल में दी गई वर्डिंग के अकॉर्डिंग, प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या की जाएगी सर, रेगुलेट की जाएगी। नेक्स्ट इज सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, कन्वर्जन के ऊपर है, कन्वर्जन के ऊपर है। सेकेंड शेड्यूल किस पे, फर्म से एलएलपी, थर्ड शेड्यूल प्राइवेट कंपनी से एलएलपी, फोर्थ शेड्यूल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से एलएलपी। मतलब काम का तो तेरे लिए, वैसे काम तो सारी चारों ही है, कन्वर्जन का केस ही बड़ा कम आता है, तो अगर कन्वर्जन का केस आया तो सेकंड थर्ड फोर्थ। नॉर्मल राइट्स एंड ड्यूटीज कहां प्रिस्क्राइब्ड है, फर्स्ट। चलिए, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द आरओसी यस are entrusted with the task of administrating इंटरेस्टेड मींस असाइंड विद, कि उनको असाइन किया गया एलएलपी की रेगुलेशन। एलएलपी की रेगुलेशन किसके अंडर आती है सर, आरओसी, आरओसी किसके अंडर आते हैं, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कॉमन साइट है, कोई अलग से नहीं है, एमसीए की साइट पे ही तुझे कंपनीज का भी, एमसीए की साइट पे ही तुझे एलएलपी का भी, दोनों का मिल जाए, क्लियर। यस प्लीज। एंड सर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी, सबसे बड़ी मेन चीज याद रखने वाली, समझने वाली, जो नॉर्मल तेरी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं ये स्टेट लेवल पे रजिस्टर्ड होती है, और एलएलपी इंडिया लेवल पे रजिस्टर्ड होती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे जिसकी अथॉरिटी एमसी है, एमसीए स्टेट लेवल पे है क्या, किसके लेवल पे है, इंडिया लेवल पे है ना, सेंट्रल लेवल पे है। तो नेचुरली सर एलएलपी जो आपकी रजिस्टर्ड होगी ना, वो पैन इंडिया बेस्ड होगी, और नॉर्मल जो फर्म एंड सोसाइटीज होती हैं वो होती हैं स्टेट बेस्ड, हरियाणा की हरियाणा में, पंजाब की पंजाब, क्लियर। चलिए, यस, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी यस to frame rules with regard to the LLP Act 2008 and can amend them by notification in the official gazette from time to time. Yes, it is also to be noted that कि Indian Partnership Act is not applicable to the किस पे, लगेगा भी क्यों, जब स्पेसिफिक एलएलपी एक्ट बना तो गया, आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बना तो दिया, तो फिर आईपीए एक्ट थोड़ी लगेगा मेरे पे, क्लियर। यस, नोट, हाँ जी, द एलएलपी एक्ट 2008 हैज बीन रिसेंटली अमेंडेड, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि अमेंडमेंट्स इनकी रिसेंटली पास हुई हैं, तब से ये आपके एग्जाम का पार्ट बन चुकी हैं। अमेंडेड थ्रू द एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट 2021 डेटेड 30 अगस्त 2021, तभी रिसेंटली आई थी, क्लियर। तब से लेकर नेक्स्ट ऑन ये आपके सिलेबस में भी क्या कर दी गई हैं, इंट्रोड्यूस कर दी गई। कौन सी अमेंडमेंट्स है, मोस्टली जुरिडिक्शन, कोई कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, क्लियर, या कोई जैसे कोर्ट केस एंड ऑल, ये कुछ इस तरह के रूल्स इन्होंने क्या करे हैं, एड ऑन करे, क्लियर। चलिए सर, व्हाट इज द नीड बिहाइंड इट, नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ एलएलपी, यस प्लीज। द लॉ मेकर्स envisage the need for bringing out a new legislation for creation of LLP बिल्कुल to meet with the कंटेम्परेरी ग्रोथ ऑफ, क्या लिखा हुआ है, इंडियन इकोनॉमी, थोड़ा सा रिलेट करा विद द इंडियन इकोनॉमी कि सर देयर इज अ नीड, कि आपको यहाँ पे एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी बनाकर काम नहीं करना चाहते, ना ही पार्टनरशिप बनाकर, क्योंकि उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो जिस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी हमारी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, तो आई थिंक सो हमें एक नया वेंचर, एक नई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए, विच कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, क्लियर। यस, अ नीड हैज बीन फेल्ट for a new corporate firm that would
provide an alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability on the one hand and the statute based. मेन हमारा कारण था वो ट्रेडिशनल चीजें छोड़ो, उसमें कोई अपने आप में गवर्नेंस का पॉइंट ही नहीं है, उसमें प्योर किसकी चलती है, पार्टनर्स की चलती है, जो कुछ करवाना है आज की डेट में भी। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, मैं काफी सारी इंडियन जो पार्टनरशिप अभी नॉर्मल होती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन में अपन क्या करते हैं, डील करते हैं फर्म एंड सोसाइटीज में। अब वो पीछे कह रहे थे, कहते सर हम ना इसकी फीस जो है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे रजिस्ट्रेशन की, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में स्टेट वाइज एड ऑन करवा देंगे कि फीस जो एट प्रेजेंट कितनी है, 3 रुपए, 3 रुपए सरकारी फीस, वो 1932 की लिखी हुई है, कौन सा आज की लिखी हुई है फीस, क्लियर, कि उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मान लो 2000 2500 जितना भी है। मैं कह, फिर अगर तुम ऐसी फीस इंक्रीज करोगे तो लोग तो पार्टनरशिप बनाना बंद कर देंगे। ऑफिशियल का खुद का कहना, क्या चिंता ना करो सर, आपका काम कहीं नहीं जाएगा, लोग आज भी क्या बनवाएंगे, तुम चाहे फीस 5000 कर लो तो भी वो क्या बनवाएंगे, पार्टनरशिप फर्म्स बनवाएंगे। क्यों? कहता हमारे एक्ट में लैकिंग ही इतनी है। हमने कभी आपसे कोई कागज मांगा पूरे साल, बताओ कभी कोई एनुअल फाइलिंग करवाई? यही तो कारण है। हमने ये भी नहीं पता कि तुम्हारे फर्म की कितनी डीड बन रखी है, कौन सी रजिस्टर्ड है यहाँ पे, कौन सी नहीं है, किसी को ये भी नहीं पता। मतलब बथेरे सिस्टम करते हैं, कोई चक्कर नहीं, स्टैम्प पेपर पड़ा है पुरानी डेट में मार, जो एडिशन डिलीशन करनी है जैसे मर्जी कर, कोई पूछता ही नहीं है। यही चीज, यही ट्रेडिशनल थिंग्स को खत्म करने के लिए तो एक स्टैच्यूट बेस्ड, अब कंपनी है, कंपनी प्योर स्टैच्यूट बेस्ड है, उसमें एक एक कागज भी आपका किसके अकॉर्डिंग लगेगा, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग लगेगा। अब इतना हार्ड होकर भी नहीं काम चलता। हम तो खुद कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा जो दोनों का एक मिक्सचर प्रोवाइड करे, कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहे पार्टनरशिप की तरह, बट गवर्नेंस भी रहे कंपनीज की तरह, कि लिटिल बिट लॉ एंड रेगुलेशन कुछ ना कुछ वहां पे होना चाहिए। पढ़िए आगे। यस, नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू अनेबल professional expertise and एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव एंड टू कंबाइन एंड ऑपरेट इन, किसमें, फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव एंड एफिशिएंट मैनर में काम करने के लिए एलएलपी एक्ट 2008 क्या किया गया, अनेक्ट किया गया। मतलब डायरेक्टली इसने वर्ड्स क्या लीड करे, नंबर 1 इज, एक तो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को देखते हुए, क्लियर, नंबर 2 मेन जो था थोड़ा सा स्टैच्यूट बेस्ड गवर्नेंस लाने के लिए एंड ट्रेडिशनल पार्टनरशिप को बाहर निकालने के लिए इन्होंने एक नई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है। नेक्स्ट इज 10 एलएलपी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यस प्लीज। is an alternative corporate business vehicle. बड़ा अच्छा वर्ड है जी, इसको डबल टिक के बॉक्स कर लीजिए कि सर एलएलपी अपने आप में एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, काइंड ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो रखता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, कि जिसको डिराइव करते हुए, जिसको यूज करते हुए आप लोग अपना एक मोटिव, एक अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हैं ऑफ अचीविंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। एंड बहुत सारे लोग हैं, मैं तुम्हारे किए हुए काम पे मैं लायबल क्यों हूं? सिंपल सी बात, हमें पार्टनरशिप से कोई दिक्कत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं है, हम तो आज भी खुश हैं, बट खुश तब तक ही हैं जब तक लायबिलिटी क्या चल रही है, सही चल रही है। और उसका ड्रॉबैक ही सबसे बड़ा मेन क्या है, कि वहां लायबिलिटी क्या होती है ये नहीं पता, आएंगे तो कितने आएंगे, जाएंगे तो ये भी नहीं पता। और मेन आने की दिक्कत नहीं होती पैसों की, जाने की ज्यादा दिक्कत होती है कि ये नहीं पता कि सर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी तुझे सरेंडर करनी पड़े उस फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए, मन करे गलती किसी और की हो, अब किसी का किया मेरे पे क्यों आए भाई। इसीलिए हम लोगों ने अपना शिफ्ट मारा कि सर मैं ऐसे नहीं काम कर सकता। बहुत सारे प्रोफेशनल भी हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल भी हैं, अब हमारी सीए की फर्म्स नहीं होती क्या? अब सीए फर्म्स में किसी स्ट्रेंजर पर्सन के साथ मैं सीए फर्म क्यों ओपन करूं? क्यों? उसका साइन किया वो डॉक्यूमेंट फिर मेरे पे भी आएगा, क्यों? वो तो फर्म के नाम पे जाएगा ना, एंड फर्म का नाम मतलब जो भी वहां पे पार्टनर्स होंगे सब पे लायबिलिटी जाएगी। हमने क्या पढ़ा नहीं वहां पे। अब पर्टिकुलरली फिर वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी फर्म नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, एलएलपी बनाएंगे। और दूसरी बात चेक कर ले, ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालिफिकेशंस में वर्ड क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन कंपनी ऑडिट में, कंपनी ऑडिट में फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन क्या थी, अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट ब्रैकेट में क्या लिखा होता, एक्सेप्ट
या अदर देन किसको छोड़ के? LLP। इसीलिए एलएलपी को भी प्रोफेशनल्स के लिए अलाउ करवाया गया। और एक और चीज, एलएलपी में कोई नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट नहीं है, जितने मर्जी इकट्ठे कर। प्राइवेट कंपनी पे लिमिट है कितनी? 200। फर्म्स पे भी लिमिट है। नॉर्मल फर्म ये भी पॉइंट आपको मिलेगा। पार्टनरशिप फर्म में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50। अगर 50 के बाद वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाते, इट विल बी काउंटेड एज इलीगल एसोसिएशन एज पर 464 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देख, पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं कहा उसको, इलीगल किसने कहा? कंपनीज एक्ट। कहते इनका क्या है, ये तो 400 बंदे इकट्ठे करके ले जाएंगे, या 100 150 300 बंदा। कहते ना ना, ये नहीं चलेगा। 50 से ऊपर आपको अपने आप को किसी ना किसी फॉर्म में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अदर फॉर्म में मतलब आप एसोसिएशन इतनी बड़ी लंबी नहीं चला सकते। एलएलपी में कोई दिक्कत ही नहीं, जितने मर्जी पर्सन, तुम चाहे 250 बंदा इकट्ठा कर लो तो भी एलएलपी बन जाएगी। फिर तो तेरे पीएलसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से भी क्या हो गया? ऊपर ही हो गया। लायबिलिटी भी लिमिटेड है, फ्यू कंप्लायंसेस हैं, जितने मर्जी पार्टनर काम करो। ये पॉइंट पढ़िए। यस, इट प्रोवाइड्स, हाँ जी, The benefit of limited liability, but allows its members the flexibility of organizing their internal structure बिल्कुल, as a partnership based on a mutually arrived agreement. and LLP form enables entrepreneurs, professionals, and enterprises providing service of any kind or engaged in the किसमें scientific and technical disciplines to form वर्ड क्या लिखा हुआ है? कमर्शियल एफिशिएंट व्हीकल्स। एलएलपी के कारण ही ये चीज पॉसिबल हो पाई है कि हम कमर्शलाइज कर पाए उस चीज को। क्लियर? कमर्शियली एफिशिएंट व्हीकल्स सूटेड टू देयर, क्या लिखा हुआ है? रिक्वायरमेंट्स। owing to the flexibility in its structure and operation, the LLP is a suitable vehicle for किसके लिए? स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय किसके लिए? वेंचर कैपिटल में क्या होता क्या सर? वेंचर कैपिटलिस्ट लोगों का काम ही क्या? डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग इकट्ठे होकर एक काम कर रहे हैं, बट वो क्या बनाएंगे? एलएलपी। वो पार्टनरशिप नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में फिर वही पंगा क्या? अनलिमिटेड। देखो जी, मैं आपका बैकग्राउंड नहीं जानता आप कैसे हो कैसे नहीं, बट अल्टीमेट हम काम इकट्ठा करना चाहते हैं, तो बेहतर है बना लो क्या? एलएलपी। साझेदारी भी होगी बट लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। क्लियर? नेक्स्ट इज आगे। सो इसको यहाँ पे एक मीनिंग लिखो, यहाँ पे लिखिए एलएलपी पार्टनरशिप की तरह, एलएलपी पार्टनरशिप की तरह इंटरनल स्ट्रक्चर को गवर्न करने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड एज अ कंपनी। अगर पूछा जाए ना कि हाइब्रिड कैसे हुआ, कि सर मेन बेनिफिट पार्टनरशिप का बेनिफिट क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर खुद गवर्न करो, एक एग्रीमेंट बनाओ, स्टैम्प पेपर लो, जो मर्जी टर्म्स कंडीशन लिखो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने तो आपको फॉर्मेट भी नहीं दिया हुआ, जैसा आपको सही लगे वैसा बना लो। क्लियर? लास्ट वगैरह। एंड एज अ कंपनी लायबिलिटी भी क्या हो जाती है? लिमिटेड। लायबिलिटी भी लिमिटेड हो जाती है, लायबिलिटी भी लिमिटेड हो जाती है। चलो जी, यही नेक्स्ट आगे सारा लिखा हुआ आपको दोबारा रेपिटेटिव मिलेगा, बट वर्ड थोड़ा फास्टली चलेंगे। पढ़िए जी मीनिंग। यस, एलएलपी इज अ new form of legal business entity with limited liability. It is an alternative corporate business vehicle. ये वर्ड जरूर लिखेगा जहां भी अगर मीनिंग पूछा गया कि सर ये अपने आप में एक ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, दैट नॉट ओनली गिव द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एट लो कंप्लायंस कॉस्ट। ये कंपनी का बेनिफिट एक और है कि यहाँ पे आपकी कंप्लायंस कॉस्ट भी क्या होगी? बहुत कम। एक साल में क्या 2 फॉर्म नहीं भरने यार? सिंपल से फॉर्म 8 है, फॉर्म 11 है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इनकॉर्पोरेशन भी बड़ी इजीली हो जाती है। क्लियर? यस, बट अलाउ इट्स पार्टनर्स दी, क्या लिखा हुआ है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ ट्रेडिशनल, इसके साइड पे लिख ले, जस्ट बाय मेकिंग एन एग्रीमेंट।
कि इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि जस्ट बाय मेकिंग एन एग्रीमेंट, कुछ नहीं सर, एग्रीमेंट बनाओ, जो मर्जी अपना रूल एंड रेगुलेशन डिसाइड करो आपस में, हमने तो कभी रोक टोक नहीं करी किसी बात को लेकर। नेक्स्ट इज, हाँ जी, द एलएलपी इज a separate legal entity, and while the LLP itself will be liable to the full extent of its asset, the liability of partners will be limited to the extent of their capital contribution. सबसे पहले अगर मान लो एलएलपी पे लायबिलिटी आई, सबसे पहले एलएलपी की अपनी एसेट्स उठाई जाएंगी उसको पे आउट करने के लिए, एंड अगर लेट इट बी वो सफिशिएंट नहीं है, पार्टनर्स पे जो लायबिलिटी आएगी मैक्स टू मैक्स कितने पे आएगी, जितनी कैपिटल उन्होंने क्या कर रखी है, कॉन्ट्रीब्यूट। अदर देन दैट प्राइवेटली 1 रुपया भी वो कंपनी से मतलब घर से एलएलपी में नहीं लेकर आएंगे, टू द एक्सटेंट, लिमिटेड बोल दिया तो बोल, किसी पार्टनर का 2.5 लाख लगा हुआ है तो वो लायबल 2.5 लाख तक ही है, दैट्स इट, समझे ना, जो भी कंट्रीब्यूशन आपने डिसाइड करा होगा। आगे नेक्स्ट इज एलएलपी एज अ, यस प्लीज, separate legal entity and business organization is an alternative corporate business form that gives the benefit of limited liability of a company and the flexibility of a partnership. Since LLP contain elements of both a corporate structure as well as a partnership firm structure, is called what क्या लिखा हुआ है, hybrid between a company and a partnership. क्लियर? सो नॉर्मली यहाँ पे यही जो ऊपर आपने पॉइंट्स पढ़े उसको एक डायग्रामेटिक वे से आपको दे दिया गया सिंपल वर्ड्स में। चलिए अब आती हैं जी डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में पहले तो एक नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की गई, न्यू, एड्रेस। सर एड्रेस इन रिलेशन टू अ, किसका, पार्टनर ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस, अगर वो पार्टनर कौन है, इंडिविजुअल, तो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर वो पार्टनर कौन है तो एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड। यहां से एक पॉइंट क्लियर होता है, क्या पॉइंट क्लियर होता है कि बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी के पार्टनर बन सकते। चलिए फिर मैंने पूछा आपसे कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है सर। बॉडी कॉर्पोरेट मींस, इट मींस अ, क्या लिखा हुआ है, कंपनी। इट मींस, ये बहुत वाइडर टर्म है बॉडी कॉर्पोरेट। अपने माइंड में ना बॉडी कॉर्पोरेट सुनते ही वर्ड पता क्या आता है, कंपनी, जबकि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी, समझे ना, जिसको वर्ड हम बोलते हैं एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। ये बहुत वाइडर वर्ड है अपना। सर बॉडी कॉर्पोरेट होने का मतलब अगर समझो, जो तुम फीचर कंपनी के पढ़ते हो ना वही फीचर्स हैं। पहला अगर मैं नॉर्मली बताऊं, किसी लॉ के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट होना। सुन लो ध्यान से नॉर्मली वर्ड कि बॉडी कॉर्पोरेट किसको वर्ड बोलते हैं, किसी लॉ, मैंने तो नहीं कहा कंपनी, हाँ कंपनी कंपनी लॉ में बनी हुई है तो वो क्या बन जाती है, बॉडी कॉर्पोरेट। बट बॉडी कॉर्पोरेट होने का मतलब क्या है, किसी भी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट होना। नंबर 2, सेपरेट लीगल एंटिटी होना। नंबर 3, परपेचुअल सक्सेशन होना। एंड नंबर 4, कैन स्यू एंड बी स्यूड, जिसमें ये फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। सर ये कंपनी वाले फीचर्स नहीं, तभी तो कहा कंपनी के भी फीचर्स मैच करते हैं विद द बॉडी कॉर्पोरेट। बट सर एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी, इट मींस अ, इसको डिफाइन करा ना इसके सेक्शन ने। सर इट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड। एक तो जी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब वो कंपनी जो हमारे सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन की गई है, एंड इंक्लूड्स कौन सी, एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड मतलब कॉल्ड एज फॉरेन एलएलपी एंड कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी। सर ये तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आएंगे ही। अभी भी बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसमें काउंट होती हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, सेबी, एलआईसी, एसबीआई, ये पर्टिकुलर ये जितनी भी हैं ये सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ क्या है, पार्लियामेंट। एलआईसी एक्ट अलग है, सेबी एक्ट अलग है, जिसके अंदर उसको एक पावर्स दी गई हैं, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। बट सर वो कंपनी हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, तभी कहा था वाइडर वर्ड कौन है अपने आप में, बॉडी कॉर्पोरेट। इट इंक्लूड्स वर्ड क्या है, कंपनी। कंपनी कौन सी, इंडियन, फॉरेन, एलएलपी इंडियन, फॉरेन, बट डज नॉट इंक्लूड पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, कॉर्पोरेशन सोल। कॉर्पोरेशन सोल का मतलब क्या होता है, सुना कभी वर्ड, नो 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 सर,
इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा अगर कोई कॉरपोरेशन बनाई गई है, जिसके कॉरपोरेशन मतलब ये बेनिफिट्स ऊपर दिए गए जो मैंने पढ़े थे। हाँ सर, कुछ डेजिग्नेशन ऐसे होते हैं जिनमें परपेचुअल सक्सेशन होता है, जिनमें कैन स्यू बी स्यूड होता है, जिनमें अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। प्रोप्राइटरशिप वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे। प्रोप्राइटरशिप में तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती ही नहीं है तो ये क्या, बट कौन सी है, मतलब इसमें बाय ऑफिशियल पोजीशन, कि सर एक ऐसी ऑफिशियल पोजीशन, जैसे एग्जांपल कैग। कैग अपने आप में क्या है, एक पोस्ट, एक कॉरपोरेशन जो चला तो कौन, कैग होगा तो पर्सन होगा, तो इंडिविजुअल होगा ना, होगा तो नेचुरल पर्सन होगा ना। बट सर अल्टीमेट बॉडी कॉर्पोरेट का तो मतलब ही क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो ये बीच में कैसे आ गया, तभी तो कह रहा हूं कि कॉरपोरेशन सोल कॉरपोरेशन कभी भी इसकी डेफिनेशन में नहीं आती। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या, एक डेजिग्नेशन, एक ऑफिशियल पोजीशन है, होगा तो बट वो पर्सन ही होगा, बट उसकी पावर्स, उसकी एंटिटी एंड ऑल सब कुछ नॉर्मल क्या है, एक कॉर्पोरेशन की तरह वर्क करती है। बट वो एज अ दैट पोस्ट ही अपने डिसीजन देते हैं, नॉट एज अ इंडिविजुअल। मैंने अगर कैग ने कोई ऑर्डर पास करा तो मैंने कैग की पोजीशन में ऑर्डर पास करा, मैं अपने आप में कैग नहीं हूं, मैं तो एक डेजिग्नेशन वो ऑप्ट करता हूं। समझे ना। जैसे मान लो फॉरेन में सर लॉर्ड, मेयर, क्राउन, जितने भी लोग इस तरह के डेजिग्नेशन पे बैठे हैं, दैट आर कॉल्ड एज कॉर्पोरेशन सोल। एंड ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में एक्सक्लूसिवली क्या कर दिए गए, बाहर कर दिए गए, सर इनको बीच में इंक्लूड नहीं करना। और या फिर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ये भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। बॉडी कॉर्पोरेट की वन ऑफ द पहचान अपने आप में क्या है कि सर ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती, मिलकर बनाई गई है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी तो भी एओपी है, नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट में इसको क्या कर दिया गया, स्पेसिफिकली बाहर कर दिया गया कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड अंडर क्या लिखा हुआ है, जैसे द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860, 1912, उसके बाद भी डे बाय डे मतलब आते गए लॉ, किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप कोई कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यू विल नॉट बी काउंटेड एज किसमें, बॉडी कॉर्पोरेट। एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी, जिसको हमने ऊपर डिफाइन करा, एंड द एलएलपी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट, इनको छोड़कर तेरे माइंड में तो ये जाएगा ना कि एनी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ये वाले, ये तो है ही है, इनको छोड़कर सर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, मतलब जिसको सीजी बकायदा प्रॉपर नोटिफाई करेगा, है तो बॉडी कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट है, बट बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इसको इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि सीजी ने बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट उसको क्या डिक्लेयर करा है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, जबकि वो है। क्लियर। तो ये सर सीजी प्रिस्क्राइब, यहाँ पे वर्ड क्या लिख सकते हैं अपन, सीजी प्रिस्क्राइब, ये क्या थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड फर्स्ट क्या था, कॉर्पोरेशन सो। क्लियर कॉन्सेप्ट। सो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन अपने आप में क्या बनी सर, बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर किसके अकॉर्डिंग, सर क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंक्लूड्स एलएलपी, फॉरेन कंपनी, but does not include corporation sole, cooperative society registered under any law for the time being in force, and any body corporate other than, ऊपर वालों को छोड़कर, other than इनको छोड़कर, जो कि prescribed by क्या होंगी, सीजी इन द ऑफिशियल गैजेट के अंदर, सर वो कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज बिजनेस। हाँ जी, बिजनेस मींस पढ़िए। Business include every trade, profession, service, and occupation except हाँ बस एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाहर कर रखी होगी। हमारे अकॉर्डिंग कोई ट्रेड, कोई प्रोफेशन, कोई सर्विस, कोई ऑक्यूपेशन जो मर्जी करो, बट एक समझ रहे हो, कोई ना कोई काम धंधा होना चाहिए। एनपीओ के लिए क्या तुम एलएलपी बना सकते हो, एनपीओ के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या तुम एलएलपी बना सकते हो, बताओ जी, वाई। हाँ, एंड पार्टनरशिप होने का वन ऑफ द मेन एलिमेंट, साझेदारी करिए जी किसमें, profit. प्रॉफिट्स में। साझेदारी होती ही प्रॉफिट्स में।
समझे ना पॉइंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस कुछ ना कुछ अगर वहां पे होगा, बिजनेस एक्टिविटी अगर कैरी ऑन होगी, नॉन बिजनेस के केस में कोई एलएलपी नहीं बनी। एंड उसके लिए जिस बिजनेस जिस एक्टिविटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा होगा, बाहर करा होगा, उसके लिए एलएलपी नहीं बना सकते। आगे चलिए। यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट मींस, हाँ जी बढ़िए। Means a chartered accountant as defined in clause B of subsection ये भी 1. न्यू डिफाइन की गई है सेक्टर के अंदर। मींस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन द क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द सीए एक्ट 1949 एंड हु हैज ऑब्टेन्ड, क्या लिखा हुआ है, सीओपी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। मतलब सीओपी साथ में होनी चाहिए, नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट होना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग सीओपी, तभी तो ऑडिट वगैरह कर पाओगे, अदरवाइज तो आपको अलाउड ही नहीं है। जहां जहां डिक्लेरेशन जाएगी, जहां जहां एफिडेविट जाएगा, तो यू मस्ट ऑब्टेन या यू मस्ट पोजेस सीओपी एट दैट टाइम। क्लियर। नेक्स्ट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर। हाँ जी, Designated partner means any partner designated as such pursuant to section 7. बिल्कुल। एंड एंटिटी मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स फॉर द पर्पस ऑफ, ये सारी को छोड़ो, कुछ नहीं है पॉइंट्स। फाइनेंशियल ईयर मेन, फाइनेंशियल ईयर इंपॉर्टेंट। सर कंपनीज एक्ट में क्या पढ़ा था फाइनेंशियल ईयर? कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल ईयर क्या पढ़ा था? अप्रैल टू मार्च। बट अगर अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी के बाद बनी है तो आपका फाइनेंशियल ईयर कमिंग 31 मार्च नहीं, फॉलोइंग ईयर का नेक्स्ट 31 मार्च आपका क्या होगा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर काउंट होगा। सेम सीन यहाँ पे बट वैल्यू अलग। क्या? फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द ईयर टू द 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, मतलब अप्रैल टू मार्च। However, in case the LLP is incorporated after the 30th day of, क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो अक्टूबर में बनी, नवंबर दिसंबर, इसमें 6 महीने कर दिए, वहां कितने थे, 3 महीने, यहाँ कितने कर दिए, 6 महीने। क्लियर। तो इनके लिए मान लो अगर आपकी कंपनी जो है, सॉरी एलएलपी, अगर आपकी कंपनी एलएलपी नवंबर 22 में बनी है, नवंबर 22 में, तो उनका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? उनका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 31 मार्च 24, क्योंकि बनी कब है, नवंबर 22, खत्म होना था 31 मार्च 23। बट सर वो लास्ट 6 मंथ्स में बनी है ना, तो उनका फाइनेंशियल ईयर मतलब वो 5 मंथ्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ क्या हो जाएंगे, क्लब हो जाएंगे। तो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो एग्जांपल में बना, वो नवंबर 22 से लेकर कितना बनेगा, 31 मार्च 24। दिस इज द पॉइंट। सेम एग्जांपल। यस, इफ अ एलएलपी हैज बीन Incorporated on 15th October 2022, then its financial year may be from 15 October 2022 to 31st March 2024. बिल्कुल। However, the LLP can always maintain its first account from 15 October 2022 to हाँ, that is for a period of less than, क्या लिखा हुआ है, 12 months, the period for which the first accounts of the LLP are prepared shall not exceed, कितना सर? नेचुरली 18 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोविजन ही 6 महीने वाली है। 6 + 12 मैक्सिमम कितना होगा, 18 महीने ही होंगे। क्लियर। यस, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हाँ जी, has prescribed uniform financial year from 1st April to 31st March of next year in keeping with the income tax law. The financial year of कोई दूसरी ऑप्शन है ही नहीं आपके लिए, अल्टीमेटली ऑप्शन ही क्या है, अप्रैल टू मार्च। कंपनीज के केस में फिर भी हमने कहा था कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, कहता ना तुम्हारे लिए, तुम्हारा कौन सा फॉरेन सब्सिडी एंड ऑल, समझे ना, वो तो कंपनी के केस में होता है कि होल्डिंग सब्सिडरी एंड ऑल, तुम्हारा तो कोई सिस्टम ही नहीं है, तुम तो अप्रैल टू मार्च ही क्या करो, फॉलो करो। क्लियर। यस, फॉरेन एलएलपी मींस सर दैट एलएलपी जो बनी हुई है आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ place of business इन इंडिया। यस, एलएलपी मींस एलएलपी जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग टू रजिस्टर्ड हुई एंड फॉर्म की गई। यस, एलएलपी एग्रीमेंट का मतलब क्या है? यस प्लीज, इट मींस any written agreement between partners of LLP or between the LLP and its partner which determine the mutual विच right. मेन एग्रीमेंट का काम क्या है, विच डिटरमाइन। एलएलपी एग्रीमेंट एक वो रिटन डॉक्यूमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में राइट्स एंड ड्यूटीज को क्या करता है, डिफाइन करता है। क्लियर। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू दैट एलएलपी। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट इज द फर्स्ट शेड्यूल, वही पॉइंट पीछे आया था सर। अगर आपके केस में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो फर्स्ट शेड्यूल में हमारे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज गिवन है, आप उसके अकॉर्डिंग टू वर्क कर लीजिए। यस प्लीज, द फर्स्ट शेड्यूल shall be applicable for all matters not covered by the agreement with respect to the mutual right
and duty of partners and their right and duty in relation to the LLP. बिल्कुल. Next is name. In relation to a partner of a LLP means if an word क्या है individual तो उसका forename, middle name and the surname and अगर body corporate है तो उसके केस में ये भी नई डेफिनेशन ही डाल दी गई बीच में. क्लियर. मतलब धीरे धीरे करते थोड़ा थोड़ा पार्ट अमेंड करते जा रहे हैं, या ये कह लीजिए फाउंडेशन लेवल पे पहले इतना नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ा रहे हैं. दैट इज द पॉइंट. क्लियर. वेटेज वाइज अपना फिक्स है 5 to 8 मैक्स, इससे ऊपर नहीं जाएगा ये अपना. क्लियर. यस. पार्टनर पढ़िए जी. पार्टनर इन रिलेशन टू A LLP means any person who becomes a partner in the LLP in accordance with the LLP. मेन चीज इन अकॉर्डेंस विद द क्या लिखा हुआ है, LLP. बाय एग्रीमेंट ही तुम क्या बन सकते हो, पार्टनर बन सकते हो, किसी दूसरे केस में अभी नहीं. इसकी एक वर्ड जस्ट लास्ट आएगा पार्टनर बाय, एक होता है होल्डिंग आउट, एस्टॉपल, वो एक डिफरेंट चीज आएगी. नहीं तो जैसे कंपनी नहीं पढ़ते अपन अभी, कंपनी में मोड ऑफ मेंबरशिप क्या है, कैसे कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं, ऐसे ही एलएलपी में पार्टनर बनने के लिए सर एग्रीमेंट साइन करो. आप एग्रीमेंट साइन करिए, बाय एग्रीमेंट आप क्या बन जाएंगे, पार्टनर बन जाएंगे. आगे रीजनल डायरेक्टर यस मीन्स अ पर्सन Appointed as such by the central government for the purpose of this act or the Companies Act 2013 as the case may be. यस. रजिस्ट्रार सबसे पहले. अच्छा यहाँ पे ये आपको क्लियर होना चाहिए, सबसे टॉप अथॉरिटी कौन होती है, एमसी के नीचे कौन होते हैं, आरडी. आरडी रीजनल डायरेक्टर तकरीबन ऑल ओवर इंडिया 7 to 8, 7 है बेसिकली आरडी जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं, और इनके अंडर कौन होते हैं, आरओसी, जो वेरियस स्टेट्स को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं. क्लियर. यस प्लीज. हाँ जी. रजिस्ट्रार पढ़िए जी. Means a person appointed by central government as registrar, an additional registrar, रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी असिस्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट और द कंपनीज एक्ट 2013. ये लिखना जरूरी था. डिप्टी, ज्वाइंट, असिस्टेंट. कई बार मान लो मेन रजिस्ट्रार अवेलेबल नहीं है तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार जो होगा उसके द्वारा भी अगर वो साइंड हुआ तो वो आरओसी के द्वारा साइंड माना जाएगा. ये लिखने जरूरी होते हैं वर्ड्स. नहीं लगेगा जी मेन रजिस्ट्रार की पोस्ट पे कौन है, वो पर्सन वो तो था ही नहीं, तो ये तो आरओसी के द्वारा साइन मानना ही नहीं जाएगा. कहते सर आरओसी की डेफिनेशन पढ़ लो कि अगर उसके बिहाफ पे किसी एडिशनल रजिस्ट्रार, ज्वाइंट, डिप्टी, असिस्टेंट किसी ने भी साइन करना तो वो भी क्या माना जाएगा, आरओसी माना जाएगा. यस. मेन नया कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट. हाँ जी बोलो. हाँ हाँ सेम, इनका अलग थोड़ी होगा, वही कंपनीज एक्ट वाला जुरिडिक्शन सेम है सर. क्लियर. नया कॉन्सेप्ट है जी. नया कॉन्सेप्ट एक लेकर आए, जैसे स्मॉल कंपनी है वैसे ही स्मॉल कंपनी 440. क्लियर. यहां पर्टिकुलरली स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन, स्मॉल एलएलपी पढ़िए जी. इट मींस a limited liability partnership, the contribution of which contribution means the capital contribution of which does not exceed कितना, 25 लाख रुपए. सर इसको कैसे लिखेंगे अपन, इस तरह से contribution does not exceed मतलब लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 25 लाख, और सच हायर अमाउंट जो कि नॉट एक्सीडिंग कितनी है, 5 करोड़ एज में भी, जो कभी क्या की जाएगी, प्रेस्क्राइब. इफेक्टिव लिमिट इज 25 लाख. इफेक्टिव लिमिट इज 25 लाख. क्लियर. एंड वर्ड है एंड मींस प्लस द टर्नओवर ऑफ विच एज पर द एसएएस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की डज नॉट एक्सीड, यहां भी कितना लिखा हुआ है, 40 लाख. TO does not exceed 40 lakh. Clear. Yes. और such higher amount जो कि not exceeding कितनी होगी, that is the maximum extent. जब कभी कभी बढ़ाई जाएगी तो अलग बात है. इफेक्टिव लिमिट इज 25 लाख 40 लाख. क्लियर. और which meets such other requirements. देखो यहां पे मैंने वर्ड बोल दिया और, ऊपर वाली दो में फंसी गई, फिर तो तुम फर्स्ट तो क्या गए, उल्टा बेनिफिट ही है, स्मॉल एलएलपी में आ गए, कोई ना कोई बेनिफिट देंगे अगर तेरा स्मॉल एलएलपी है, या फिर इन दोनों में से क्राइटेरिया तो पूरा हो नहीं रहा मान लो. और विच मीट्स सच अदर रिक्वायरमेंट्स एज मे बी जो क्या है, एंड फुलफिल सच टर्म्स एंड, मतलब सरकार ने कोई अगर मान लो टर्म्स कंडीशन दी, सर ऊपर दी गई लिमिट्स में तो आप नहीं आए, बट इन टर्म्स कंडीशन को अगर आप फुलफिल कर देते हो तो आप स्मॉल एलएलपी में जा सकते हो. क्लियर. सो कहने का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड कितना था जी, टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू
एंड या फिर फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। चलिए ट्रिब्यूनल, हाँ जी पढ़िए। इट मींस The National Company Law Tribunal constituted under Section 408 of Companies Act हाँ जी 2013. नोट एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट, कहते हैं ये मत समझिएगा कोई वर्ड अगर एलएलपी में डिफाइंड नहीं है, बट अगर वो डिफाइंड कहाँ पे है, कंपनीज एक्ट में, तो इसका मीनिंग वहीं से उठा लिया जाए जो कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है। पढ़िए, यस, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन Used and not defined in this Act, but defined in Companies Act 2013, shall have the meaning respectively assigned to them in that Act. एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्या पढ़ा था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड क्या लिखा हुआ है जी, एलएलपी। सर सारे वर्ड्स ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ वर्ड अगर अपने आज डिस्कस हो पाए, स्टार्ट करते हैं एक बार। यस, एलएलपी इज अ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, Body corporate. पढ़िए सेक्शन 21D। 21D कैसे बोलोगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी of the LLP Act 2008 provides that, yes please, A LLP is a body corporate formed and incorporated under this Act. hmm. Section 3 of the LLP Act provides that LLP is a legal entity separate from its partners and shall have वो तो मेन फीचर है सर, क्या, perpetual succession। क्लियर। yes, perpetual succession, therefore any change in the partners of the LLP shall not affect the, क्या लिखा हुआ है, existence, rights, liabilities of the, ये सदा ही जिंदा रहेगी, कोई मेंबर आए जाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनका परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर। यस, परपेचुअल सक्सेशन, द एलएलपी कैन कंटिन्यू its existence irrespective of change in partner, death, insanity, retirement, or insolvency of partner has no impact on the existence of, मतलब इन वर्ड्स का मेरे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि मैं तो खुद कैपेबल हूं ना, किस बात के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए, आई एम कैपेबल फॉर द सेम। क्लियर। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सेक्शन 3 of LLP Act provides that a LLP is a body corporate formed and incorporated under this Act and सर is a फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड, बनाई गई है, पैदा नहीं हुई, समझना पॉइंट, मतलब नेचुरल बर्थ नहीं है इसका, आर्टिफिशियल है, इनकॉर्पोरेटेड वर्ड चलता ही वहां पे। क्लियर। यस, अंडर दिस एक्ट एंड इज अ क्या लिखा हुआ है, लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स, द एलएलपी इज लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स, बट लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर हमेशा क्या रहेगी, लिमिटेड टू देयर एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना भी उन्होंने कहा होगा। इन अदर वर्ड्स, कहने का मतलब इंपॉर्टेंट, क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी शैल बी द क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी। एलएलपी की, लिख साइड पे, एलएलपी की लायबिलिटी एलएलपी की ही होती है, पार्टनर्स की नहीं। एलएलपी की लायबिलिटी एलएलपी की ही होती है, पार्टनर्स की नहीं। बताइए जी, चले, लो सर मेन पॉइंट बताओ। लिखने के लिए म्यूचुअल, बट आगे लगना क्या चाहिए, नो म्यूचुअल एजेंसी, नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शंस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, लिख, किसी दूसरे का गलत किया, किसी दूसरे पार्टनर का गलत किया मेरे पे नहीं आएगा, क्योंकि सर यहां पे कोई म्यूचुअल एजेंसी हमारे बीच में नहीं होती, किसी दूसरे का किया हमारे पे नहीं आएगा। 10 इंडिविजुअल पार्टनर्स आर, वर्ड क्या लिखा हुआ है, शील्डेड, शील्डेड मींस प्रोटेक्टेड, शील्डेड मींस प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ज्वाइंट लायबिलिटी जो कि क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर्स, क्या लिखा हुआ है, रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन, गलती जिसकी है वो खुद अपना देखे, हमारे पे उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। क्लियर। और मिसकंडक्ट, इन अदर वर्ड्स ऑल द पार्टनर्स विल बी द एजेंट्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है, सभी पार्टनर्स सिर्फ एलएलपी के एजेंट्स हैं, लिखिए, सभी पार्टनर्स सिर्फ एलएलपी के एजेंट्स हैं, दूसरे पार्टनर्स के नहीं। लिखिए इसको, नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज, क्या लिखा हुआ है, एक्ट, तो नॉर्मली आप बाय हिज एक्ट उनको बाइंड
नहीं कर सकते। क्लियर? सो नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट, बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ किसका एजेंट हूं? मैं एलएलपी का एजेंट हूं, दूसरे पार्टनर्स का नहीं। क्लियर? चलिए, और सर हमारे बीच में एक राइटिंग डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसका काम क्या है? काम क्या है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज असाइन करना बिटवीन द पार्टनर्स एंड विद द एलएलपी। क्लियर? यस, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, पढ़िए जी। Within LLP are governed by an agreement between the partners. The LLP Act 2018 provides flexibility to partners. हम तो जी आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किस बात की? कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट बना लो। और एलएलपी का बेनिफिट क्या? सबसे बड़ा एलएलपी का बेनिफिट क्या है? यही चीज तो है कि सर अल्टीमेटली हम अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग टी एंड सी, राइट्स एंड ड्यूटीज अपने डिफाइन कर सकते हैं जस्ट बाय मेकिंग एन एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स। बाकी नहीं भी बनाओगे तो क्या जा रहा है? शेड्यूल 1 में हमने तो लिखा ही हुआ है। देन वो राइट्स एंड ड्यूटीज जैसा लिखा होगा, जैसे पढ़ते थे रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बेहतर है तुम डीड बना लोगे, प्रेस्क्राइब कर लोगे, ठीक है। नहीं कोई डीड होगी तो अल्टीमेट हमने क्या करना है? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर हम तो चलेंगे ना किसी के अकॉर्डिंग, वो लॉ में लिखा हुआ। आगे नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल वर्ड, क्या लिखा हुआ है? लीगल पर्सन। यस, एलएलपी इज एन artificial legal person because it is created by a legal process Hmm. and is clothed with all rights. क्लोथ्ड विद, प्रोवाइड किए गए हैं, क्लोथ्ड विद ऑल द राइट्स ऑफ एन, क्लियर? It can do everything which a natural person can do, except of course that it cannot be sent to jail, cannot take an oath, cannot marry or get divorced, nor can it practice a learned profession like a CA or medicine etc. ये खुद से कुछ नहीं कर सकते। ये जो एक नेचुरल पर्सन ये कर सकता है। सो एलएलपी इज क्या है? इनविजिबल, इनटेंजिबल एंड मेन वर्ड इज इमॉर्टल। इमॉर्टल मीन्स इसकी अपनी कोई आत्मा नहीं है, सिंपल सी बात, अपनी कोई सेंस नहीं है इसकी अपनी। क्लियर? सो इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय, क्या लिखा हुआ है? बट सर ये फिक्टिशियस भी नहीं है। कहीं आप इसको कह दो कि ये फिक्टिशियस है, एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट भी करती है। So it is an artificial legal person but not fictitious. Clear? So but not word क्या लिखा हुआ है? fictitious, because it really क्या करती है? exist. Yes. कॉमन सील, सर कंपनी के केस में कॉमन सील खत्म कर दी गई तो एलएलपी में भी सेम होगा, पढ़िए। हाँ, एलएलपी बीइंग एन artificial person can act through its partners and designated partners. LLP may have a common seal if it decide to have one. ठीक है, आप रख सकते हो, इट may have. Thus it is not mandatory for a LLP to have a common seal. It shall remain under the, वर्ड क्या लिखा हुआ है? देखो जी, अगर तुम रखते हो फिर भाई संभाल के रखना। क्यों? अल्टीमेट कंपनी के वो काइंड ऑफ साइन है, हर किसी अरे गहरे पर्सन के पास तो नहीं होने चाहिए। तो अगर आप कॉमन सील अडॉप्ट करते भी हैं तो इट मस्ट बी अंडर सम कस्टडी ऑफ सम रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल एंड इट शैल बी अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। जैसे कंपनी के केस में वर्ड बोलते हैं मेंबर्स डायरेक्टर्स, इनके केस में वर्ड चलेगा पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। So designated partners have the power like of directors. Clear? So next is limited liability. हाँ जी, every partner of LLP is for the purpose of business of LLP, the agent of LLP, but not of other partner. Section 26. The liability of partner will be limited to their agreed contribution in the LLP and such contribution may be of, क्या हो सकता है? मे बी आप tangible, intangible nature और मे बी both, कैसे भी लेकर आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, but that must have some monetary value. To be very clear, monetary value होनी चाहिए। आप tangible part लेकर आइए, नॉन टेंजिबल पार्ट लेकर आइए, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो दोनों से हो सकता है। क्लियर? यस, फॉर एग्जांपल द प्रोफेशनल्स लाइक, हाँ जी, engineering consultants, legal advisors and accounting professionals are afraid of entering into business due to unlimited अब ये सारे प्रोफेशनल एक तरफ इकट्ठा होना चाहते हैं, है तो दिक्कत है किस बात की? इंजीनियरिंग भी है, लीगल एडवाइजर भी है और अकाउंटिंग प्रोफेशनल भी है। अगर हमने बना ली सिंपल फर्म, अगर हमने बना ली सिंपल फर्म, किसी का कोई भी गलत काम सब पे आएगा। अब नेचुरली इंजीनियरिंग वाले कहें कि अकाउंटिंग की गलती तो अकाउंटिंग वाले देखें, हमारे पे लाइबिलिटी क्यों आ रही है? सर बेटर है सिंपल पार्टनरशिप मत बनाना, इस केस में क्या बनाना? एलएलपी बना लेना। क्लियर? सो हेंस द एलएलपी एक्ट प्रोवाइड्स एन, इनको एक अवेन्यू प्रोवाइड करा, वे आउट प्रोवाइड करा फॉर दीज प्रोफेशनल्स टू एंटर इनटू LLP firm which
restrict their liability to the, क्या लिखा हुआ है, agreed amount. This has encouraged, उल्टा LLP बनाने का फायदा किसको हुआ है, प्रोफेशनल्स. टू फॉर्म वर्ड क्या लिखा हुआ है, LLP. तभी तो होता नहीं, अब देखा होगा, अब एक ही ब्रांड नेम के अंदर सारी सर्विसेज, सारे प्रोफेशनल इकट्ठे हो गए. होते हैं बहुत सारी, मतलब जो बड़े शहर मेट्रो सिटीज की अगर नॉर्मली बात करो ना, उन सब ने कर ही क्या रखा है, LLP बना रखी. उसी में आर्किटेक्ट मिल जाएगा, उसी में वैल्यूअर मिल जाएगा, टेक्निकल मिल जाएगा. क्लियर. जो भी जिस तरह के, मतलब फाइनेंस प्रोफेशनल मिल जाएगा, अकाउंटिंग प्रोफेशनल, ऑडिटिंग प्रोफेशनल, एडवोकेट, हर तरह के पर्सन उन्होंने क्या कर रखे होंगे, हायर कर रखे होंगे अंडर द कॉमन ब्रांडिंग. कि आप सर्विस बताओ जी क्या चाहिए, हर चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी. ठीक है सर, हमने अपना एक थोड़ा एक्सपेंशन करी है, बट एक्सपेंशन वेरी क्लियर है, कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, क्योंकि लायबिलिटी सबकी क्या है, अपनी अपनी लिमिटेड है. आगे, और किसी का मिसकंडक्ट मेरे पे आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो एजेंट ही किसका हूं, LLP का. यस. मैनेजमेंट ऑफ, वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है. यस, द पार्टनर्स इन LLP आर entitled to manage the business of LLP, but only the designated partners are responsible for the legal compliance. ये वेरी क्लियर बात है जी. मैनेज करो, सारे करो, जी सदके करो, हमें क्या दिक्कत. बट एक बात का ध्यान रखना, कभी कोई नॉन कंप्लायंस अगर निकला ना, उस नॉन कंप्लायंस के लिए लायबल कौन होंगे, Designated partners. जिनको ये पोस्ट दी गई है, DP, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. क्लियर. नेक्स्ट इज, बट एक चीज देख रहे हो कि मैंने किसी को रोका नहीं है, रोका नहीं है कि कोई पार्टनर, मतलब, या मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर ही बिजनेस को मैनेज करेंगे, मैंने ऐसा भी नहीं कहा. मैंने उल्टा क्या कहा, मैनेज चाहे सारे करो, बट जो तुम्हारी कंपनी, जो तुम्हारी LLP में कौन होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, नॉन कंप्लायंस के लिए हम इनको उठाएंगे. बुलाने को, मैनेज करने को सारे करो, हमें कोई दिक्कत नहीं उस बात से, राइट सबके हैं, पार्टनर तू भी है, पार्टनर वो भी है, ओनर वो भी है, ओनर तुम भी है. यस. मिनिमम एंड मैक्सिमम पढ़िए जी. एवरी LLP वर्ड है शेल हैव एट लीस्ट कितने सर, Two partners. टू पार्टनर्स. टू पार्टनर्स एंड शेल ऑल्सो हैव टू, एट लीस्ट टू. वर्ड क्या लिखा हुआ देखा, Designated partners. इन दोनों में फर्क है. एक तरफ लिख रहा है वर्ड एटलीस्ट टू पार्टनर, एक तरफ लिख रहा है एटलीस्ट टू इंडिविजुअल. क्या फर्क है सर, मतलब body corporate. डेजिग्नेटेड पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता, समझे ना. तो दो इंडिविजुअल ही हमेशा क्या बनेंगे, बॉडी कॉर्प, सॉरी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. क्लियर. मतलब क्योंकि पार्टनर तो कोई भी बन सकता ना, पार्टनर की डेफिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा था, मे बी इंडिविजुअल, मे बी बॉडी कॉर्पोरेट. बट सर डेजिग्नेटेड पार्टनर हमेशा कौन बनेगा, एक इंडिविजुअल ही बनेगा. क्लियर. यस प्लीज. एज डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ होम, उससे भी कंडीशन, एटलीस्ट उनमें से एक क्या होना चाहिए. Designated. देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द पार्टनर्स इन द LLP, जितने मर्जी इकट्ठे करो, कोई दिक्कत. क्लियर. यस. बिजनेस फॉर, किसके लिए, हाँ जी पढ़िए. द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर, Forming LLP is carrying on a lawful business with a view to earn profit. Thus, LLP cannot be formed for charitable or non-economic purpose. बिल्कुल सर, ये बात जो आप पीछे लिख रहे थे कि LLP कभी भी, अरे पार्टनरशिप वर्ड होता ही साझेदारी किसमें है, बिजनेस में होगी ना. क्लियर. चैरिटेबल या कोई नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए कभी भी पार्टनरशिप नहीं होती. नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन. द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव पावर्स To investigate the affair of an LLP by appointment of competent authority for the purpose. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी असाइन करे वो कर सकती है, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है. कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करवाना है तो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टू करवाइएगा, जो भी हमारे यहाँ पे प्रोविजन बनी हुई है. सर कन्वर्जन करवानी है तो उसके लिए हमने आपको शेड्यूल दे रखे हैं 2, 3 एंड 4. फिर 2 किस पे था, फर्म से LLP. 3 किस पे था, प्राइवेट कंपनी से LLP. 4 किस पे था, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से LLP. बाकी रही बात ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हमने कभी कोई मैनुअल डॉक्यूमेंट आपसे मंगवाना नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड होंगे. यस. एवरी फॉर्म और एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट required to be filed or delivered under the act and rules made thereunder shall be in computer readable electronic form on its website www.mca.government.in. ऑथेंटिकेटेड बाय, जो किसके द्वारा है सर, पार्टनर और द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द LLP बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, मोस्टली सर DSC वर्ड जो यूज करते हैं. एंड लास्ट फॉरेन LLP. यस सर, इट मे डिफाइंड एज लिमिटेड लायबिलिटी, जो कि फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड कहाँ पे है, बट प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है. सो फॉरेन LLP भी पार्टनर
क्यों? क्योंकि फॉरेन एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आती है और बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है। क्लियर? सो एडवांटेजेस नॉर्मली सर ये नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर? थोड़ा सा जो पार्ट आपका इजी होगा वो लिटिल बिट खींचेंगे जितना हो पाए। क्लियर? क्योंकि इनमें कोई इतना भी बड़ा कंटेंट नहीं है कि आप लोगों को ये ना समझ आए, एंड अगर स्पीड लगे तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट वाले में थोड़ा स्लो डाउन भी चल सकते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली प्रोविजन के अकॉर्डिंग हो ही जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट।